हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एमटीएन पब्लिक स्कूल क्लास की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर +1 हिस्ट्री का चला हुआ है मध्यकालीन यूरोप, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। हमने उसके बारे में पढ़ा था सामंत वर्ग के बारे में, और उसके अंदर जो वर्ग था पादरी वर्ग, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पादरी वर्ग क्या था। सबसे बड़ा वर्ग माना गया है, पहले नंबर का दर्जा दिया गया है उसको, क्योंकि समाज को ही उसने 3 वर्गों में बांटा था, इसलिए उसको कौन सा वर्ग कहा गया बेटा? पादरी वर्ग। और मध्यकालीन यूरोप के बारे में 3 वर्ग की बड़ी चर्चा है। तो ये +1 क्लास +1 हिस्ट्री 6 चैप्टर चला हुआ है, जैसा कि सभी को पता है। ये पार्ट 7 है। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ लिया था कि इसके 3 वर्ग हैं, पादरी वर्ग, दूसरा क्या है द्वितीय वर्ग की बात करेंगे आज हम, अभिजात वर्ग। ये ध्यान रखें सभी विद्यार्थी, इसके 3 वर्ग हैं, पादरी वर्ग, द्वितीय वर्ग और जनसामान्य वर्ग, जैसा कि पहले वीडियो में भी दिखाया गया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं द्वितीय वर्ग, अभिजात वर्ग। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपसे विद्यार्थियों का अभिजात वर्ग क्या होता है बेटा। अभिजात वर्ग का दूसरा नाम है कुलीन वर्ग। क्या नाम है? कुलीन। इसको कुलीन वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलीन वर्ग। अभिजात वर्ग का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? कुलीन वर्ग। आज हम पढ़ेंगे इसके द्वितीय वर्ग में अभिजात वर्ग के बारे में। समांती व्यवस्था में जो दूसरा वर्ग है वो अभिजात वर्ग था। जो समांती व्यवस्था थी बेटा, उसमें जो दूसरा वर्ग है वो कौन सा है? अभिजात वर्ग था। व्यवहारिक दृष्टि से समांती व्यवस्था में, जब व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें, समांती व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस वर्ग की थी। किसकी थी? कुलीन वर्ग की। अगर हम देखें, हमने पादरी वर्ग पढ़ा है, अब आज हम ये पढ़ रहे हैं द्वितीय वर्ग, कल पढ़ेंगे हम इसका तीसरा वर्ग जनसामान्य वर्ग। उन्होंने क्या कहा, अगर हमने समांती व्यवस्था को देखा है तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी गई है? इस वर्ग की। कौन से वर्ग की? अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग का दूसरा नाम क्या है? कुलीन वर्ग। उसका ही संपूर्ण संसाधनों पर अधिकार था। वो क्या कह रहा है कि जो जितने भी संसाधन थे संपूर्ण रूप से उन सभी के ऊपर उसका अधिकार था। किसका? कुलीन वर्ग का। समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जो उसकी अनदेखी कर सके, अर्थात समाज के अंदर कहते हैं कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बना था, कोई भी समाज के अंदर कोई भी वर्ग नहीं ऐसा था जो कि उसकी अनदेखी कर सके, अर्थात उनकी बातों को अनदेखा कर सके और उनकी कोई भी बात ना माने। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं बना था, क्योंकि संपदा का स्थायी स्वामी था। क्या क्यों नहीं अनदेखी कर सकते थे? क्योंकि जो संपदा थी उसका वो स्थायी स्वामी होता था। कौन? अभिजात वर्ग। उसके पास निश्चित स्थायी सेना थी। किसके पास बात करता है बेटा ये? अभिजात वर्ग के पास क्या थी? उसके पास निश्चित स्थायी सेना थी, अर्थात उसके पास जो सेना थी वो निश्चित थी उसके अंदर, अर्थात उसके जो सेना की संख्या थी वो भी निश्चित थी और स्थायी सेना भी थी। इसी तरह वह सही अर्धों में व्यवस्था का केंद्र बिंदु था। इसी तरह उसने क्या कहा? सही अर्धों में, सही अर्थों में। ये बुक में गलत लिखा हुआ है, सही विद्यार्थी इसको अर्थ करें, अर्थ आएगा यहाँ पे, अर्थों नहीं आएगा बेटा, बुक में अंदर भी गलत लिखा हुआ आपकी। इसी तरह सही अर्थ में हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या था? अभिजात वर्ग। क्यों था? क्योंकि उसके पास पहले से ही सेना भी निश्चित थी और स्थायी सेना भी नियुक्त थी। इसी का यह व्यवस्था का मुख्य केंद्र था और इसी को व्यवहारिक दृष्टि से सही माना जाता था। इस वर्ग के संदर्भ में, संदर्भ आएगा, बिंदी आएगी बेटा, बिंदी यहां पर। इस वर्ग के संदर्भ में विवरण इस प्रकार है। अब आगे बता रहा है कि इस वर्ग के संदर्भ में विवरण में क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आएगा कि अभिजात वर्ग का उदय कैसे हुआ, भी कुलीन वर्ग का उदय कैसे हुआ। अभिजात वर्ग का उदय सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ।
जो अभिजात वर्ग है उसका सबसे पहले उदय कहाँ हुआ बेटा? फ्रांस में। हमने पहले प्लांट में पढ़ा था कि फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में सामंतवाद, उसके बाद इंग्लैंड में सामंतवाद के बारे में। कुलीन वर्ग का उदय सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। फ्रांस में वेस्लेज नामक प्रथा प्रचलन में थी। क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, विद्यार्थी नोट भी करें कि फ्रांस में कौन सी प्रथा प्रचलन में थी? कौन सी प्रथा प्रचलन में थी बेटा? वेस्लेज। वेस्लेज नामक प्रथा प्रचलन में थी। अब क्वेश्चन आता है, कई विद्यार्थी नहीं पूछते कि वेस्लेज प्रथा क्या थी? इस प्रथा के अनुसार बड़े बड़े भूस्वामी, जो बड़े बड़े स्वामी होते थे, भूमियों के मालिक होते थे, राजा के अधीन होते थे। वेस्लेज नामक प्रथा तो लागू हो गई, विद्यार्थियों को कंफ्यूजिंग कहां होती है कि वेस्लेज प्रथा थी क्या सर? इस प्रथा के अंदर क्या होता है, जो भूमि के बड़े बड़े मालिक या स्वामी होते हैं और उनकी सारी भूमि किसके अधीन थी? राजा के अधीन होती है। इसी कारण इसको वेस्लेज नामक प्रथा का नाम दिया गया। जबकि भूस्वामी अपने अधीन कृषकों को रखता था, जबकि जो भूस्वामी होता था, भूमि का स्वामी होता था, वो क्या करता था? अपने अधीन किसानों और कृषकों को भी रखता था। बड़े बड़े भूस्वामी, जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, शासकों को लॉर्ड शब्द से संबोधित करते थे। किससे? लॉर्ड। लॉर्ड का अर्थ बताएगा कोई? लॉर्ड का अर्थ एक सम्मान देने के लिए यूज किया जाता है बेटा, जैसे कि लॉर्ड कर्जन हुए हैं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हुए हैं इतिहास के अंदर। बड़े बड़े भूस्वामी शासकों को लॉर्ड शब्द से संबोधित करते थे, जिसका अर्थ था अन्नदाता। देखो लिख दिया इन्होंने, अन्नदाता अर्थात अन्न देने वाला, अर्थात भोजन देने वाले से लिया जाता था। किससे? भोजन देने वाले से लिया जाता था। यही भूस्वामी क्या करते थे? जो ये भूस्वामी है, अपने अधीन लोगों से भी यही आशा करते थे, अर्थात जो भूमि के स्वामी होते हैं, जो उनके अधीन लोग रहते थे, उनसे भी ये आशा करते थे कि कैसी आशा? कि सभी को भोजन देने वाले मिले, अर्थात अन्नदाता मिले। जिससे अपने से बड़े के लिए इस शब्द का प्रयोग सामान्य हो गया। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉर्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? सम्मान के लिए, अपने से बड़ों के लिए। उन्होंने क्या किया? जिससे अपने से बड़े के लिए इस शब्द का प्रयोग किया, करना सामान्य हो गया। अर्थात जितने भी बड़े होते गए, उनके जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए उन्होंने क्या लगाया? लॉर्ड शब्द लगाना शुरू कर दिया गया, और ये आम भाषा में मान्य हो गया। जिससे बड़ा व्यक्ति अपने अधीन व्यक्ति की रक्षा व सुरक्षा का दायित्व लेता था, और जो बुजुर्ग लोग होते थे या कोई बड़ा व्यक्ति होता था, वो क्या करता था? सभी व्यक्ति की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व अपने हाथ में लेता था, क्योंकि उसे वफादारी की उम्मीद भी करता था। क्यों करता था? वो सोचता था कि वो अगर हम उसकी सेवा करेंगे तो वो क्या करेगा? उसकी वफादारी भी करेगा। इसी तरह शासक व कृषक के बीच एक साधन संपन्न वर्ग फ्रांस में उत्पन्न हो गया। उन्होंने क्या कहा बेटा? जो शासक थे, रूलर थे वहां पर, और कृषक थे, उनके बीच में एक साधन संपन्न, एक दोनों के आपस में रिलेशन बन गए, और उसको साधन संपन्न वर्ग फ्रांस क्या दिया? उसको साधन संपन्न वर्ग फ्रांस में उत्पन्न हुआ, जिससे अभिजात वर्ग कहा गया। क्वेश्चन आता है अभिजात वर्ग किसे कहा गया? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहां से लिख सकते हैं कि छोटी सी डेफिनेशन भी, कि इस तरह शासक और कृषक के बीच जो आपस में संबंध हुआ और संपन्न वर्ग फ्रांस उत्पन्न हो गया, जिसे क्या नाम दिया गया? अभिजात वर्ग अर्थात कुलीन वर्ग का नाम दिया गया। इसके बाद इसी प्रकार की परिस्थितियां यूरोप के अन्य हिस्सों में भी बन गई। जैसी स्थिति फ्रांस में उत्पन्न हुई, इंग्लैंड में हुई, तो उसके बाद किसका नाम आया? यूरोप का। किसका? विद्यार्थी अंडरलाइन कर ले, किसका नाम आया? यूरोप का। भी यह स्थिति जैसे जैसे बदलती गई तो यूरोप के अन्य हिस्सों में भी यह बन गई। फलस्वरूप पूरे यूरोप में इस वर्ग का अस्तित्व बन गया। क्वेश्चन आता है यूरोप में कौन से वर्ग का अस्तित्व बन गया? कोई स्टूडेंट है टेल मी बताएगा? एक ही वर्ग है, कौन सा था? अभिजात वर्ग अर्थात कुलीन वर्ग का अस्तित्व बन गया। अभिजात की स्वीकृति क्या थी? फ्रांस की जो यह पद्धति थी, फ्रांस की जो पद्धति थी, क्या हुआ? उसने धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। जो फ्रांस की है पद्धति थी बेटा, क्या हुआ? यूरोप में कैसे धीरे धीरे क्यों वो फैल गई? क्योंकि फ्रांस ने भी वही कार्य करना शुरू कर दिया था, भूमि के छोटे छोटे टुकड़े बनाने शुरू कर दिए, और वो बांटते गए। और उसके जब भूमि के छोटे छोटे टुकड़े बांट रहे थे, उसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रख दी, और जो वो शासक उसकी शर्तों का पालन करता था, वो उस भूमि का स्वामी बन जाता था। उन्होंने क्या कहा? फ्रांस की यह पद्धति धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। इस प्रणाली में
पद व पहचान। इसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि पद और पहचान वंशागुणित थी, अर्थात जो पद है और पहचान है वो कैसी थी बेटा, अकॉर्डिंग टू वंश के अनुसार थी। जैसे कि देखो दादा, दादा के बाद पिता, पिता के बाद पुत्र और आगे उसका पुत्र, तो उसका पुत्र, तो ये क्या थी, अर्थात उनका कहने का तात्पर्य क्या था कि जो इस प्रणाली में जो पद है, जो उनकी पदवी दी जाती थी, पहचान, वो वंश के अनुसार थी। परंतु फिर भी किसी भी व्यक्ति को अभिजात के रूप में स्वीकार करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति है, उनको अभिजात के रूप में स्वीकार करने के लिए क्या करना पड़ता था, जो वहां के रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उसका पालन किया जाता था। और ऐसा प्राय पिता की मृत्यु के उपरांत, जब उसके किसी के पिता की मृत्यु हो जाती थी, उसके बाद उसके उपरांत उसके पुत्रों को उत्तराधिकारी मानते हुए किया जाता था। कब किया जाता था, देखो उन्होंने लिखा है कि वंशानुगत, अगर किसी के पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुत्र को ही उसकी गद्दी पर बैठा दिया जाता था, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं। और क्या आता था इसमें, इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम उत्तराधिकारी बनने वाला व्यक्ति, जो इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम उत्तराधिकारी बनता था व्यक्ति, वो क्या करता था, चर्च में सार्वजनिक रूप से किसकी शपथ लेता था, किसकी शपथ लेता था, कल भी बात आई थी, किसकी लेता था बेटा, बाइबल की। किसकी लेता था, बाइबल की। जो व्यक्ति शपथ, किसकी, बाइबल की शपथ लेनी पड़ती थी उसको, जब ये उसका अधिकारी बन जाता था, तो अपने लॉर्ड के प्रति वो क्या करता था, जो उसके लॉर्ड हैं उसके प्रति निष्ठा रखता था। लॉर्ड उसे प्रतीक के रूप में एक मुट्ठी मिट्टी या पेड़ की टहनी देते थे। जब वो शपथ लेता था और उत्तराधिकारी बन जाता था, उसके बदले में वो शपथ के रूप में क्या देते थे उसको, मिट्टी की एक मुट्ठी दे देते थे या एक वृक्ष की एक टहनी दे देते थे। इसके द्वारा वह इस क्षेत्र का विशेष मालिक बन जाता था। अब आता है इसमें अभिजात वर्ग के अधिकार और शक्तियों के बारे में। अभिजात वर्ग अधिकतर अधिकार, अभिजात वर्ग क्या है, अधिकार वह शक्तियों से संपन्न था। क्यों था, क्योंकि वहां पर विस्तृत भूस्वामी का स्वामी था। इस क्षेत्र में, जब इस क्षेत्र में उसके क्या थे, निजी खेत, निजी का क्या होता, उसके अपने खेत थे, आवास थे, चरागाह थे और कृषकों के निवास थे। उसे कृषकों से क्या करना पड़ता था, बेगार करवाने का अधिकार था। वह अपने क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के कर एकत्रित करता, जैसे कि हमने पढ़ा है, वो चर्च में भी क्या करता था, लोगों से टैक्स इकट्ठे करता था, क्या करता था, कर इकट्ठे करता था। और जो कर इकट्ठा करने की प्रक्रिया थी वो क्या कहलाती थी बेटा, टीथ। क्या कहलाती थी, टीथ कहलाती थी। उन्होंने इसी प्रकार को बताया कि अब वह अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कर भी इकट्ठे करते था। अपने क्षेत्र में अर्थात तो कर तो इकट्ठा करते थे, परंतु शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके पास भी सेना होती थी और क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को सेना में वो शामिल कर सकता था। दास उसकी अपनी संपत्ति थी, उनके साथ वह हर प्रकार का व्यवहार करने के लिए भी स्वतंत्र था। न्याय संबंधी शक्तियों का प्रयोग वह वहां करता था। जो न्याय से संबंधित शक्तियां हैं वो उसका प्रयोग वहां करता था जब वह अपने क्षेत्र में घूमने जाता था। कब करता था बेटा, जब वो अपने फील्ड, जो उसके अपने खुद के खेत थे, उसमें घूमने जाता था। उसके सहायक और अन्य कृषक भी उसे सम्मान तथा प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुएं भेंट करते थे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, कल इसका तीसरा वर्ग पढ़ेंगे, जनसामान्य वर्ग। देखो आज हमने क्या पढ़ा, द्वितीय वर्ग। द्वितीय वर्ग दूसरा कौन सा था, प्रथम वर्ग का क्या नाम है, पादरी वर्ग, जो कल हमने रीड किया था अपने वीडियो में। तो द्वितीय वर्ग में क्या पढ़ा बेटा आपने, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग का दूसरा नाम क्या है, कुलीन वर्ग। क्या पढ़ा इसमें, समांती व्यवस्था में दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग था। समांती व्यवस्था का जो दूसरा वर्ग था कौन सा था, अभिजात वर्ग। क्लियर। व्यवहारिक दृष्टि से, अगर हम व्यवहार की दृष्टि से देखें तो जब समांत व्यवस्था थी, समांत व्यवस्था का क्या था बेटा, पता है किसी को, बहुत बार आ चुका, भूमि का टुकड़ा अर्थात फीफ। उसने क्या कहा, जो समांती व्यवस्था थी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस वर्ग की थी। किसकी थी, अभिजात वर्ग ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका ही संपूर्ण संसाधनों पर अधिकार था। क्यों था, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज के लिए अच्छी भूमिका निभाएंगे
तो सब कुछ आपके पास वैसे ही आ जाएगा। समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि समाज के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था और कोई भी ऐसा जाति वर्ग नहीं था जो कि उनकी बातों की अनदेखी कर सके। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए मान्य था, क्योंकि संपदा का स्थायी स्वामी था, अर्थात वो दुख की घड़ी में भी सभी का साथ देते थे। उसके पास निश्चित व स्थायी सेना भी थी। इसी तरह वह सही अर्थों में व्यवस्था का केंद्र, उसने क्या कहा, इसी तरह वह सही अर्थ में, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि उसके पास क्या था, व्यवहारिक दृष्टि से भी वो सबसे महत्वपूर्ण था, संसाधनों पर अधिकार था, उसके बाद स्थायी व निश्चित सेना थी और कोई भी व्यक्ति उसकी अनदेखी नहीं कर सकता था। इसलिए वह सही अर्थों में व्यवस्था का एक केंद्र बिंदु था। इस वर्ग के संदर्भ में विवरण इस प्रकार है। जो अभिजात वर्ग का उदय है बेटा, अभिजात वर्ग का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ? फ्रांस में। फ्रांस में वैसलेज नामक प्रथा प्रचलन थी। कौन सी थी? वैसलेज नामक प्रथा। वैसलेज नामक प्रथा का क्या अर्थ है? इस प्रथा के अनुसार जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, बड़े बड़े अर्थात भूमि के मालिक थे, वो किसके अधीन थे? राजा के अधीन होते थे। जबकि भूस्वामी अपने पास कृषक, अपने अधीन कृषकों को भी रखता था। बड़े बड़े भूस्वामी शासकों को लॉर्ड से संबोधित करते। मैंने बताया आपको, लॉर्ड शब्द एक उनके सम्मान के लिए यूज किया जाता था, अपने से बड़ों के लिए भी यूज किया जाता था। बड़े बड़े भूस्वामिकों को, जिसका अर्थ अन्नदाता अर्थात भोजन देने वाला होता था, यही भूस्वामी अपने अधीन देने वाले से लिया जाता था। और लोगों को क्या था, आशा होती रही, जिससे अपने से बड़े के लिए इस शब्द का प्रयोग सामान्य हो गया। अर्थात सभी ने क्या किया, जो लॉर्ड शब्द है, जो जितने भी व्यक्ति अपने से उनके बड़े घर में होते थे, उन सब के लिए वो लॉर्ड शब्द यूज करने का सामान्य हो गया। बड़ा व्यक्ति अपने अधीन व्यक्ति की रक्षा व सुरक्षा का दायित्व भी लेता था। क्या लेता था? जो बड़ा व्यक्ति होता था अपने अधीन, जो उसके अधीन जो भी लोग होते थे, उनकी रक्षा और सुरक्षा अर्थात उनकी पूरी जिम्मेदारी का काम भी करता था तथा उसे वफादारी की उम्मीद करता था। इसी तरह शासक और कृषक के बीच एक साधन संपन्न वर्ग फ्रांस में उत्पन्न हो गया। क्वेश्चन आता है, अभिजात वर्ग किसके कहा गया है? जिस तरह शासक और कृषक के बीच एक साधन संपन्न वर्ग, एक साधन संपन्न था पूरा वर्ग जिससे जो सभी चीजों से संपूर्ण हो, फ्रांस में उत्पन्न हो गया, उसी को क्या नाम दिया गया? अभिजात वर्ग। जिसके बाद इसी प्रकार की परिस्थितियां किस में आई? यूरोप में, क्योंकि यूरोप के अन्य हिस्सों में भी यह प्रथा शुरू हो गई। फलस्वरूप क्या हुआ? पूरे यूरोप में इस वर्ग का भी अस्तित्व बन गया। अभिजात वर्ग की स्वीकृति क्या थी? फ्रांस की जो यह पद्धति थी वो क्या हुई? वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। जो फ्रांस की यह पद्धति थी वो धीरे धीरे फैलती चली गई। इस प्रणाली में पद व पहचान किसके अनुसार होती थी? वंश के अनुसार। जैसे दादा, दादा का आगे बेटा, पिता, उसका पुत्र, पौत्र, उसके वंशानुगत ही उनको पद को अधिकार मिलता था। अर्थात जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती थी, उसके पुत्रों को ही उत्तराधिकारी मानते हुए किया जाता था और उत्तराधिकारी मानते हुए उनको शपथ दिलाई जाती थी। किसकी? बाइबल की, बाइबल पुस्तक की शपथ दिलाई जाती थी। और शपथ दिलाने के बाद उनको एक मुट्ठी मिट्टी की या एक वृक्ष की टहनी उपहार में दी जाती थी, जिससे कि वह उसका उत्तराधिकारी बन जाता था। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर पीवीसी वीडियो का लिंक भी देखें। और कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको 1-2 मिनट के लिए देखते हैं कि सोचते हैं कि बोरिंग है ये। जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सभी विद्यार्थी से यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी की पूरी वीडियो को देखें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।